चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 का। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स एंड फिजिबल रीजन, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर इसी 3 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, ये पता होना चाहिए। तभी आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन को आराम से फिर कर पाओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ठीक है। उसको निकालता हूं मैं, आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हुए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को समझते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चलिए, एक फर्नीचर डीलर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फर्नीचर डीलर। अब वो क्या कर रहा है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो अगर स्टार्ट करने जा रहा है तो उसको टेबल एंड चेयर की जरूरत पड़ेगी। बट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके पास एनफ मनी है। कोई भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। वैसे ही इस फर्नीचर डीलर के पास जो टोटल मनी है वो है, टोटल मनी जो है उसके पास, दैट इज 50,000, ठीक है। और एक और चीज की दिक्कत है इसके पास, क्या है, जो स्टोरेज, जहां पे ये टेबल और चेयर ला करके रखेगा, जिसको हम स्टोरेज बोलेंगे, वो इसके पास बस 60 पीसेस का ही है। मतलब उससे ज्यादा स्टोर ये नहीं कर सकता। स्टोरेज जो है वो है 60 पीसेस, ठीक है। तो कोई भी बिजनेसमैन, चाहे मैं बिजनेस करूं चाहे आप बिजनेस करें, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना मतलब जा रहा है तो वो सोचेगा कि जो मेरा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम कैसे हो, ठीक है। तो दो चीजें, कि जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा हम उस चीज को ज्यादा रखेंगे अपने शॉप में, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना होगा कि कितने चेयर और कितने टेबल को हम रखेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसी मेथड को यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ शुड ही इन्वेस्ट, जो फर्नीचर डीलर है, ही इन्वेस्ट हिज मनी इन डिफरेंट वेज। मतलब डिफरेंट वेज मतलब 10 चेयर टेबल ले लिया, 50 कुर्सी ले लिया, बात समझ रहे हो, ठीक है। इन डिफरेंट वेज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सबका मन की इच्छा होती है, मेरी भी होगी, ठीक है, सबकी होगी। तो किस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर सबसे पहले आपको तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जो टेबल और चेयर हम लेने जा रहे हैं किसी डीलर से, तो वो कितने कॉस्ट का देगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेबल और चेयर, यहाँ पे चेयर लिखते हैं, ठीक है। इसका कॉस्ट पहले पता लगाते हैं, कॉस्ट क्या है। तो एक टेबल जो हमें डीलर देगा वो देगा 2500 का, मतलब 2500 का, ठीक है। और जो चेयर देगा वो देगा 500 का, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप बोलोगे कि सर ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर एक टेबल हम बेचते हैं किसी को तो उसमें हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट, अगर एक टेबल तुम 2500 का बेचते हो तो तुमको 250 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और फिर 500 का अगर चेयर बेचेंगे तो हमें 75 का प्रॉफिट होगा, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब ये पता लगाना है कि सर कितने टेबल और कितने चेयर हम रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कि कितने टेबल कितने चेयर रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, नंबर की जगह इसको x, टेबल को x और चेयर को y मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ टेबल रख लेंगे, y नंबर ऑफ चेयर रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन है ये पूरा हमारे पास खुल करके रखा हुआ है स्क्रीन पे। अब हमें सोचना है, तो अगर तुम है ना
लाइक अगर लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का यूज नहीं करते हो और ऐसे ही बैठ करके कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और शायद तुम नतीजा में पहुंच भी ना पाओ कि कितने नंबर कितने चेयर रखोगे। ठीक है, तो इसलिए ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती बोल सकते हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम लोग फाइनली उस नतीजे में पहुंच जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ चेयर और कितने नंबर ऑफ टेबल हमें रखना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 250 का एक टेबल से प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने नंबर ऑफ रखेंगे टेबल, तो x है, तो 250 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्लस अब चेयर जो है, एक चेयर से हमें 75 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने चेयर रखेंगे, तो y नंबर y। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इसके आगे हम लोग z लिख देते हैं और इसी चीज को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आपको मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू ax plus by where a comma b are constant। ठीक है, उसके बाद which has to be maximized और मिनिमाइज, मतलब जैसा आपको सिचुएशन दे रखे रहेगा क्वेश्चन में उसी हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमाइज करना था, तो उसी जो z इक्वल्स हम लोगों ने अभी एक इक्वेशन लिखा था ना पीछे, उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में आपको लिखना पड़ेगा z इक्वल्स टू ax प्लस by। ठीक है, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वेयर ए भी तो आपने कांस्टेंट बता दिया सर, बट एक्स एंड वाई क्या है, वेयर वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलोगे, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, कभी भी एग्जाम में तो वो डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों हर एक चीज को बारीकी से जाने, कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दे आपको तो सिर्फ ऐसे मत बोल देना z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपसे a और b पूछ दिया, भैया a और b क्या, तो बोल देना a और b कांस्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया x और y क्या, तो बोल देना डिसीजन वेरिएबल है ना। और आपको बोलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है लिखने का, तो बोलना भैया यही जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसी को हम लोग मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है जो क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये टेबल पे आते हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया। ठीक है, अब हमको और भी इक्वेशंस जानने हैं। कैसे जानने हैं, तो देखो ये जो हमारे पास है टोटल मनी और स्टोरेज, ये जो हमने लिखा है ना टोटल मनी और स्टोरेज, ये उसकी बंदिशें हैं, इससे बाहर नहीं जा सकता है। मतलब उसके पास 50,000 रुपए ही है। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि डीलर आपको बोल दे कि भैया मैं सस्ते में दे रहा हूँ तो एक काम करो 1 लाख का माल तुम ले लो, तो भैया क्यों 1 लाख का माल ले ले, 50,000 ही है उसके पास, तो 50,000 से वो ज्यादा ले नहीं सकता है। ठीक है, हाँ ये कर सकता है कि टेबल कम कर ले, चेयर ज्यादा कर ले, लेकिन उसको 50,000 के अंदर ही रहना है। दूसरी बात, स्टोरेज वो 60 पीसेस से ज्यादा रख भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो बंदिशें होते हैं ना जिससे वो बाहर नहीं जा सकता है, मतलब ये उसके पास वो चीज लिमिटेड है, तो उसी को बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की भाषा में कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है,
अब आइए इसका भी डेफिनेशन जानते हैं। ये कांस्टेंट दोनों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने स्टोरेज वाला लिखा है, ये टोटल मनी एंड स्टोरेज दोनों उसके पास बंदिश है, जिससे बाहर वो निकल नहीं सकता, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कांस्टेंट होता है क्या। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं आप लोग के लिए कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स क्या है? द लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये इनइक्वालिटीज क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो क्लास 11th का इनइक्वालिटीज एक बार अच्छे से देख लेना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन। देखिए रिस्ट्रिक्शन हो गया ना, बंदी से जिससे बाहर नहीं निकल सकता। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ अ linear programming are called constraints। ठीक है, अब ये कंडीशन और भी क्या क्या होता है इसमें मैं बता देता हूं आप लोग को। द कंडीशंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव वाला कोई टर्म होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या, अब मैं बोल दूं आपको कि चेयर जो है वो आप जो चेयर टेबल है, आप हो सकता है कि पूरा पूरा टेबल ले लिए, चेयर लिए नहीं, ये हो सकता है कि 0 हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता नेगेटिव में ले लिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आर कॉल्ड, इसको बोलेंगे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव में जाना ही नहीं, तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला रिस्ट्रिक्शन हमारे पास टेबल पे है 50,000 का रिस्ट्रिक्शन। तो 50,000 का रिस्ट्रिक्शन में हम लोग 500, देखो 50,000 कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट का हमारे पास 2 है। अब इसी की हेल्प से एक इक्वेशन बनाते हैं। 2500 एक टेबल का है, 500 एक चेयर का है, तो इससे एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? 2500 एक टेबल का तो कितना x, ठीक है, 500 एक चेयर का तो कितना y। अब ये इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हम लोग भैया 50,000 से कम तक का ये सामान ले सकते हैं या 50,000 के बराबर तक का ले सकते हैं, एक ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वल टू में लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, मतलब सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी सॉल्व मैं बाद में करता हूँ, पहले सारा लिख ही देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हमारे पास, चलिए टेबल में चलते हैं। दूसरा हमारे पास है ये वाला नंबर ऑफ चेयर्स रिस्ट्रिक्शन, मतलब 60 ही स्टोरेज कर सकते हैं, और नंबर हमारे पास x एंड y है। ठीक है, इससे हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं? इससे इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं x प्लस y, है ना। 60 से कम भी स्टोर तुम कर सकते हो कि 60 मैक्सिमम तुम्हारे पास कैपेसिटी, या पूरा का पूरा 60 तुम यूज कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड क्या हो सकता है, जो तुम टेबल या चेयर ले रहे हो, एक्स क्या था हमारा, एक्स हमारा टेबल था, तो वो आपको लेस देन या इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, और फिर y जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब चलिए सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वल्स टू रख लिया, तो अगर मैं 500 से सबको डिवाइड करूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन छोटा नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। 0 0 0 0 करेगी, 5 1 5, है ना, या ये 100, 0 0 0 0 कट गया, 5 5 हो गया, ये तो पूरा ही पूरा कट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब ये एक्स वाई कैसे सॉल्व करेंगे, बचपन में बताया गया था, x 0 रखेंगे तो y 100 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x के 5 2 10 20 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एंड वाई क्यों किया, क्योंकि ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, वहीं से हमको पता करना है सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हम लोगों ने सॉल्व करा, उसके इसके लिए भी सॉल्व कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 60 कर लो। क्या करना है,
x को 0 रखा तो y हमारा 60, तो y को 0 रखा तो x हमारा 60। ये भी आ गया समझ में। और ये तो हमारा है x को 0 कर लो, y को 0 रख लो, क्या दिक्कत, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, अब ग्राफ प्लॉट करो। नेक्स्ट स्टेप ग्राफ प्लॉट करना है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, सभी को पता होगा। 0, 10, 20, 10 का गैप ले लेते हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना। इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। इधर भी आप लोगों को करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, जरूरत है नहीं उधर की। पहला क्या है, x0 y100, x0 y100 ये वाला पॉइंट है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। y100 है, x0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, x20 y0, x20 y0, ठीक है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, कर दिया ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दो, क्या है ये, किसके लिए आया है, 5x + y = ठीक है। चलिए अब ये क्या है, x0 y60, x60 y0, ठीक है। तो ये 60, x भी 60 और ये भी 60, तो यहाँ से एक लाइन जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए, x + y = 60। अब ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, x0 का मतलब कि x0 का मतलब y के इधर वाला, और y0 तो x के इधर वाला, ठीक है। तो जब भी याद रखना है कि x0 y0 होता है, तो ये हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाई करेगा, ऐसा समझ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये होगा ही होगा, ठीक है। जैसे x0 है ना, तो y का ये वाला इधर वाला पार्ट, ठीक है। y0 तो x का ये वाला पार्ट, क्लियर। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ठीक है। अब याद रखना, देखो सबसे इजी पॉइंट है हमारा, ओरिजिन है 0 0, तो हर एक में 0 0 पुट करके देखो। यहाँ पे अगर हम 0 0 रखते हैं, x0 y0, तो ये 0 + 0 <50,000, मतलब ये ट्रू हो रहा है। क्या है ये, ट्रू है। और ट्रू होता है तो क्या होता है, इनसाइड हम लोग स्केच करते हैं, ठीक है। ये इनसाइड होगा, इनसाइड, ठीक है। और उसके लिए भी अगर मैं 0 0 डाल के देखूं, 0 + 0, ये भी ट्रू है, तो इसके लिए भी इनसाइड होगा, इसके लिए भी इनसाइड, ठीक है। तो कॉमन रीजन हमको पता करना है, तो भैया कॉमन रीजन तो हमको यही दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन रीजन ये हमें दिख गया, तो इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। लीनियर प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो फिजिबल रीजन का डेफिनेशन भी बता देते हैं आपको, है ना। फिजिबल रीजन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, फिजिबल रीजन, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, द कॉमन, द कॉमन रीजन, द कॉमन रीजन determined by all the constraints, all the constant मतलब बंदिशें जो है, including, including नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, वो तो डाला ही था हम लोगों ने, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या है हमारा, x जो है वो क्या है, >= 0, और y भी क्या है, >= 0, नेगेटिव वाला पार्ट तो होगा ही, ठीक है। ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, linear programming problem is solved
is called feasible reason, is called feasible reason. feasible reason बोल सकते हो या आप बोल सकते हो solution reason. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर जो कॉमन वाला पार्ट मिला वो तो फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन आपने बोल दिया, और बाकी के रीजन को क्या बोलेंगे सर? बाकी के रीजन को तो देखिए क्या बोलते हैं बाकी के रीजन को, द रीजन अदर देन feasible reason, other than feasible reason is called an infeasible reason. क्या बोलेंगे? infeasible reason. ठीक है, ये भी डेफिनेशन देख लिया हम लोग कि फिजिबल रीजन होता है क्या है. ठीक है, जो कॉमन वाला पार्ट है, जो कॉमन वाला पार्ट नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे इनफिजिबल रीजन. ठीक है, अब याद रखिएगा, अब सर ये सारी चीजें तो आपने बता दी. ठीक है, तो अब जरा याद रखिए कि ये जो बाउंडेड रीजन हमारा मतलब घिरा हुआ, तो जो घिरा हुआ है ना उसके ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसको देखेंगे. तो अब तुम बोलोगे सर ये तो पता है 0 0, सर ये पता है क्या 20 0, ये पता है सर क्या 0 60, बट सर ये नहीं पता है. तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकालो. तो क्या कैसे निकालेंगे? 5x + y = 100 है, अब दूसरा हमारा पास क्या है x + y = 60 है. ठीक है, तो चलो माइनस 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 कर दिए, कैंसिल आउट हो गया, इधर से आ गया 4x और इधर से कितना आ गया 40. तो x तो कितना हो गया 10 हो जाएगा. तो x मेरा 10 आ गया, पुट कर दो यहाँ पे. तो 10 + y = 60, तो y कितना हो गया हमारा 60 में से 10 गया तो ये हो गया 50. तो मतलब ये जो हमारा रीजन बन गया, ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये आ गया 10, 50. ठीक है, तो चार कोऑर्डिनेट मिल गया. अब चारों कोऑर्डिनेट को रखो यहाँ पे. कैसे रखेंगे आइए बताता हूँ मैं आप लोगों को. यहाँ पे लिखो वर्टेक्स, वो जो बाउंडेड रीजन हुआ था ना, कौन सा बाउंडेड रीजन फिर से बता देता हूँ कलर की हेल्प से. रेड तो रेड है, ये ले लेते हैं है ना, ये वाला बाउंडेड, ये जो है ना ये. ठीक है, वर्टेक्स मतलब ये वाला पार्ट, ये और ये. अब इसी सभी पॉइंट पे वो z जो इक्वेशन हम लोग लिखा था उस पर पुट करके देखना है कि इसमें मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है, तो चलिए ये कैसे लिखना है वो बताते हैं. वर्टेक्स, ब्लैक कलर कर लेते हैं, वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, और इधर लिखेंगे हम लोग corresponding value of z in rupees. ठीक है, एक बार मैं चेकआउट कर लूँ कि रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ. तो ओरिजिन के लिए हम लोग क्या लेंगे 0 0 लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू लिख देते हैं. z का वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, z = 250x + 75y. इसी को पुट करना है, ये 0 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा. दूसरा a, पॉइंट a नाम दे दिया है, किसको नाम दे दिया 20, 0. अब ये x और y है, यहाँ पे x और y पुट करोगे तो 250 × 20 करोगे है ना, और ये तो 0 ही हो जाएगा. 250 × 20 करोगे तो आ जाएगा आपका 5000. ठीक है, फिर b 10 50 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6250. फिर c पुट करोगे 0 60. ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x और ये y है. तो x y कहाँ पुट कर रहे हो, यहाँ पुट करके z की वैल्यू चेक करोगे. ठीक है, किसमें ज्यादा आ रहा है तो इसमें पुट करोगे, ये पुट करोगे 0 60 0, यहाँ 0 तो x पूरा 0 हो जाएगा. तो 75 × 60 तो कितना आना चाहिए 4500. ठीक है, तो देखो इस एक में 0 आ रहा है, फिर 5000 6250, इसमें 4500 आ रहा है. तो सबसे मैक्सिमम किसमें इसमें है, कितना हो गया ये मैक्सिमम हो गया मैक्सिमम. तो यहीं से हमें पता चलेगा, यहीं से हमें पता चलेगा कितने टेबल कितने चेयर चाहिए. तो x मेरा कितना आ गया 10 और y कितना आ गया 50. तो x क्या ले रखे थे टेबल रखे थे, तो 10 चेयर और 50, 10 टेबल और 50 चेयर लेना पड़ेगा. ओके,
क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में? वी ऑब्जर्व that the maximum profit to the dealer results from investment strategy 10,50। तो 10,50 का मतलब क्या है? That is buying 10 tables and 50 chairs। तो देखिए कंफ्यूजन ही दूर हो गया कि कितना हमें परचेजिंग करना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमें, तो पता चल गया। तो हम चुपचाप जाएंगे 10 टेबल और 50 चेयर्स लेकर के आ जाएंगे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, पूरी बारीकी से देखिए, समझे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, या आप इसी कॉन्सेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन लगाओ। 100% ये बन जाएगा। नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करो, 1 से 2 दिन का वेट कीजिए आप, ताकि वो भी वीडियो आ जाए और फिर सारे क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करें। ये आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।